नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं उन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को टारगेट किया गया है और उसी से संबंधित अलग अलग विषयों को यहाँ पर लेकर के चर्चा किया जा रहा है। जो प्रमुख खबरें रही हैं उन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो वित्त और कराधान से संबंधित टॉपिक रहे हैं, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो चर्चा में रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो उन्हीं सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से लेकर के चलेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेशन लाभ, ठीक है, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ में जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करना है, उन सभी बातों को देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी शब्दावलियां हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वित्त विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार आप लोगों ने धन विधेयक पढ़ा होगा और धन विधेयक के साथ साथ वित्त विधेयक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो धन विधेयक में जो कुछ बातें शामिल हैं, मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धन विधेयक में जितनी बातें शामिल हैं वो सब कुछ बातें, वो सारी बातें वित्त विधेयक में शामिल होती हैं। उसके अलावा कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं। तो वित्त विधेयक को आप लोगों ने संक्षेप में समझ लिया। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इंडेक्सेशन लाभ क्या होता है, ग्रैंडफादर क्लॉज या जिसे लेगेसी, ठीक है, लेगेसी क्लॉज भी कहा जाता है, ये क्या होता है आगे चल करके हम समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है उनके प्रावधानों में संशोधन से संबंधित जो विधेयक पेश किया गया था, उस विधेयक को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि लोकसभा से इसे पास कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है यह परिसंपत्तियों के आधार पर विभाजित होता है। तो हम कितने भागों में इसे विभाजित करके देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दो टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, इसी से आप समझ जाएंगे कि इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं, तो यहाँ पर देखिए, कैपिटल गेन टैक्स के संदर्भ में बात करें तो एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरे को कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे समझेंगे कैसे। मान लीजिए आपने एक कोई परिसंपत्ति खरीदी, ठीक है, और खरीदी तो हम उसको कहेंगे इकोनॉमी की भाषा में कि वो उसका क्रय मूल्य है। और जब आपने बेचा, जब आपने खरीदा था तो उसका प्राइस या उसका मूल्य आप ऐसे कह सकते हैं 10 लाख था। जब आपने बेचा तो उसे 20 लाख में आपने बेचा, यानी कि जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है दोनों में डिफरेंस है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पूंजीगत लाभ कर है या लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है, पूंजी लाभ का सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई शेयर हो या कोई प्रतिभूति हो, ठीक है, या कोई अचल संपत्ति हो, अगर आपने क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा है और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप कहा जाएगा कि ये आपका लाभ है। और उस लाभ पर जब आपसे टैक्स लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये प्रॉपर्टी है, इसे आपने 10 लाख में खरीदा था। जब आपने इसे सेल किया तो इसे 20 लाख में, ठीक है, इसे 20 लाख में आपने सेल किया। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 10 लाख का आ रहा है, तो ये क्या है, पूंजी लाभ है आपका, ये पूंजी लाभ है। और इस पूंजी लाभ पर यानी कि 10 लाख पर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसी को कहा जाएगा ये कैपिटल गेन टैक्स है। क्लियर है। तो इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अलग अलग परिसंपत्तियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। यहाँ पर देखें, कैपिटल गेन टैक्स तो इक्विटी शेयर अगर है तो उसमें हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक उसी तरह से अगर कोई अचल संपत्ति है तो अचल संपत्ति के लिए भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अदर परिसंपत्तियों के लिए अलग से, ठीक है। तो मान लीजिए
अगर कोई आपने इक्विटी शेयर खरीदा है और 12 महीने से पहले, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं 12 महीने से पहले यदि आपने बेचा तो उस पर जो लाभ आपको हो रहा है उसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म, ठीक है, कैपिटल गेन, और उस पर जो टैक्स लगेगा तो फिर हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक उसी तरह से अगर 12 माह से अधिक, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। यहां पर कहा जाएगा कि यदि ये 24 माह की बात करें, 24 माह से कम समय में, और यहां पर फिर यह 24 माह से अधिक, फिर यहां पर कहेंगे अदर परिसंपत्तियों के लिए 36 माह और यहां पर 36 माह से अधिक। ठीक है, यहां तक तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया है जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है या संशोधन होगा उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो इंडेक्सेशन लाभों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। सवाल यह है कि इंडेक्सेशन क्या होता है। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का, आप ऐसे कह सकते हैं, यह एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कैसा है? थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि जो बढ़ी हुई महंगाई है उस महंगाई को आप यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं इसको समझ लीजिए। तो जो मैंने आप लोगों से पहले एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। ये एक परिसंपत्ति है, ठीक है, और परिसंपत्ति जब आपने खरीदा था तो ये 10 लाख की थी, और जब आपने, ठीक है, इसको बेचा तो मान लीजिए ये हो गया टोटल 20 लाख का। ठीक, 20 लाख की ये परिसंपत्ति आपने बेची। अब ऐसी स्थिति में आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्या आपने यहां पर देखा कि दोनों के बीच में 10 लाख का गैप आ रहा है, यानी कि 10 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि क्या वास्तव में 10 लाख का प्रॉफिट आपको हुआ है। तो यहां पर जो बढ़ी हुई महंगाई है, महंगाई को जब आप घटा देंगे, और बढ़ी हुई महंगाई आप देखेंगे कुछ इस तरह से कि बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुसार आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वर्तमान मूल्य क्या है, या बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुसार आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मूल्य तय किया जाएगा। और मूल्य तय करने के साथ साथ ये देखा गया कि दरअसल बढ़ी हुई महंगाई के अनुसार 6 लाख है, और 6 लाख है तो अब बचा कितना, यानी कि 4 लाख हुआ। तो अब जो प्रावधान है, प्रावधान के अकॉर्डिंग जो इसमें बताया गया इंडेक्सेशन, प्रावधान के अनुसार 4 लाख पर ही आपको टैक्स देना होगा, न कि पूरे 10 लाख पर टैक्स देना होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो इंडेक्सेशन लाभों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है कि ये जो लाभ हो रहा था इसको समाप्त किया जाए, और इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया था कि इंडेक्सेशन प्रभाव को समाप्त किया जाए, उससे संबंधित लाभों को समाप्त किया जाए, बजट 2024-25 में ही प्रस्ताव लाया गया था, और उसी प्रस्तावों के अनुसार यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। अगली बात यह है कि ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर क्लास या लेगेसी क्लास का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक निश्चित समय बता दिया गया है, इससे यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई व्यक्ति परिसंपत्ति अर्जित किया है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, यहां पर 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई दिया गया है और 23 जुलाई 2024 दिया गया है, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये डेडलाइन है। इससे पहले अगर किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं 10 लाख उसने निवेश किया, और 10 लाख निवेश करने के बाद इस व्यक्ति को जो लाभ की प्राप्ति हुई, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं उसे 20 लाख टोटल हो गया, और 20 लाख हो गया, तो अगर इससे पहले है तो इसका मतलब यह है कि इस पर यह लागू नहीं होगा। इसके बाद यानी कि इस डेट के बाद से जो भी आप इस पर लाभ प्राप्त करेंगे उस पर आपको देना पड़ेगा। तो यही कहा गया है कि ग्रैंडफादर क्लास या लेगेसी क्लास का भी प्रावधान किया गया है, और उसके लिए जो डेडलाइन निर्धारित की गई है 23 जुलाई 2024 से पहले जो अर्जित परिसंपत्तियां हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इसका भुगतान करने के लिए करदाताओं को 2 विकल्प दिया गया है, और उन 2 विकल्पों में से करदाता चाहें तो किसी एक विकल्प को चूज कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये कहा गया है कि पुरानी जो व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार 23 जुलाई 2024 से पूर्व जो अर्जित परिसंपत्ति है उसकी बिक्री पर अगर आप उसको बेचते हैं तो उसके अनुसार इंडेक्सेशन लाभ के साथ आपको कितना देना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा।
जो आपने लाभ अर्जित किया है उसका 20% देना होगा। या कहा गया है कि नई व्यवस्था के अनुसार टैक्स का जब आप भुगतान करेंगे तो इसमें कहा गया है इंडेक्सेशन के बिना, उसके बिना अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो यह 12.5% होगा। लेकिन यह भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन के बाद यही व्यवस्था आपके पास, यही एकमात्र विकल्प रह जाता है और कोई विकल्प नहीं रहता। इंडेक्सेशन केवल अर्जित लाभ पर लागू होते हैं तथा वे किसी भी हानि पर लागू नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। कुछ और प्रावधान, जो अन्य प्रावधान किए गए हैं, ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए छूट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1.25 लाख कर दिया गया है। और ये किसके लिए किया गया है, तो जो सूचीबद्ध इक्विटी हैं, इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड हैं उनके लिए किया गया है, बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स हैं उनके लिए किया गया है। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए परिसंपत्तियों पर लागू कर की जो दर होगी वो 10% से 12.5% कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। ये कौन सी न्यूज़ है, विरासत कर, ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जा रही है। इसमें हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, वर्ड इनइक्वलिटी लैब के बारे में समझेंगे, विरासत कर क्या होता है ये समझेंगे, विरासत कर का इतिहास क्या रहा है, क्या भारत में विरासत कर है या नहीं है, अगर रहा है तो किस रूप में रहा है, कौन कौन से टैक्स रहे हैं, देश में आय और संपत्ति असमानता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात ये हुई है कि वर्ड इनइक्वालिटी लैब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट कौन सा है, टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है। और इस शोध पत्र में ये कहा गया है कि अमीरों पर संपत्ति कर और विरासत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है इसी शोध पत्र में। अब बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो आर्थिक असमानता है उस आर्थिक असमानता को दूर करना। अब आप लोगों के जहन में यह आ रहा होगा कि ये विरासत कर क्या होता है, तो उत्तराधिकारियों को विरासत में जो, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी की जो संपत्ति है मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, तो मैं उत्तराधिकारी हूँ तो विरासत में यानी कि मुझे वो संपत्ति मिल रही है, और जो संपत्ति मिल रही है तो मिली संपत्ति पर लगने वाला कर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब इससे संबंधित भारत में तो प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य देशों में क्या प्रावधान है उसको समझ लेते हैं। जापान में यह 55% है, यूएसए और दक्षिण कोरिया की बात करें तो वहां पर यह 50% लिया जाता है, ठीक। अब आर्थिक असमानता को दूर करना, तो जो सरकार टैक्स लेगी, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है और अनिवार्य भुगतान को न केवल सरकार इसके माध्यम से आय में असमानता को दूर करने का प्रयास करती है, बल्कि सुविधाओं के उपभोग के स्तर में भी जो असमानता विद्यमान है उसको भी दूर करने का प्रयास करती है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया, विरासत कर का प्रभाव क्या होगा, तो सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, तो राजस्व की प्राप्तियों को दो भागों में बांट करके आप देख सकते हैं, एक कर राजस्व की प्राप्ति, एक गैर कर यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति सरकार को चूंकि टैक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, और यदि सरकार को राजस्व कर की प्राप्ति में वृद्धि होगी तो सरकार कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर सकती है, कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है या चला सकती है। जो संपत्ति असमानता है, संपत्ति में असमानता हमारे देश में देखने को मिल रहा है, अभी उसका डेटा भी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें भी कमी आएगी। और न केवल इसमें कमी आएगी बल्कि मेरिटोक्रेसी में वृद्धि होगी, यानी जिसके पास योग्यता होगी वही, ठीक है, आगे आ पाएगा, जिसके पास योग्यता नहीं है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो संसाधन है, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। नकारात्मक प्रभाव की बात करें कि जब इस पर टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स अधिक लिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश में कर अपवंचन बढ़ेगा, यानी कि लोग कर की चोरी करेंगे, और कर की चोरी करेंगे तो इसका मतलब यह है कि सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब ये कर अपवंचन यह लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक है। एक होता है कर बचाव और एक होता है कर अपवंचन।
यदि जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उन कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरकार के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में यदि आप निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद सरकार आपको टैक्स में छूट देती है, तो वो हम कर बचाव कहेंगे। यहाँ पर कर अपवंचन है, यानी कर की चोरी है। ठीक है, इसमें वृद्धि होगी, बचत और निवेश हतोत्साहित होगा। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि संसाधनों की गतिशीलता तो प्रभावित होगी ही, साथ ही साथ बचत भी कम होगा। और बचत कम होगा चूंकि लोगों का वित्तीय समावेशन भी कम हो सकता है। फिलहाल वित्तीय समावेशन तो कम होने के चांसेस कम है, लेकिन मान के चलते हैं निवेश इससे हतोत्साहित होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। इससे संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें, भारत में इसका क्या इतिहास है। तो भारत में विरासत कर का इतिहास, वर्तमान में कोई भी विरासत कर लागू नहीं है। वर्ष 1953 की बात करें तो हमारे देश में एस्टेट ड्यूटी लगाई गई थी। बाद में क्या हुआ कि इसकी जो वृद्धि की दर थी बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बढ़कर के 85% हो गया। और 85% हो गया तो आप लोगों ने लाफर वक्र के बारे में सुना होगा। अगर सुना है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर पढ़ा है तो ज़रूर बताएंगे। तो हुआ क्या कि 85% तक इसमें वृद्धि देखने को मिली। इसकी वजह से यह अलोकप्रिय हो गया और फिर आगे चल करके वर्ष 1995 की बात करें तो वर्ष 1995 में इसे 85 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि जो एस्टेट ड्यूटी है ये किस पर लगता है। तो अगर कोई मृत व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति की कुल जो संपत्ति है उस कुल संपत्ति के उसके कुल मूल्य पर लगाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में उपहार कर भी 1958 में लागू किया गया था। 1958 में लागू करने के बाद 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया। और ये वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यानी कि 2004 में इसे पुनः लागू किया गया। अगर 50,000 से अधिक का आपको उपहार मिलता है तो उस उपहार पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि उपहार जो है यह जो आपकी इनकम है उसके अलावा अन्य स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हालांकि इसमें छूट भी दी गई है। जैसे शादी में आपको उपहार मिल रहा है तो उसमें छूट दी गई है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेंगे तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि शादी में अगर उपहार मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये एक तरह की समस्या है फिलहाल के लिए। मान लीजिए दान में या विरासत में आपको मिलने वाला कोई उपहार है तो उस उपहार में छूट दी गई है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लें और क्या कहा गया है कि देश में आय और संपत्ति असमानता की स्थिति क्या है। तो भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922 से लेकर के 2023 तक अरबपति राज का उदय 29 इस शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। प्रकाशन किसने किया है या किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के जो 1% लोग हैं, 1% लोगों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है और 50% जो निम्न आय यानी कि सबसे कम आय वर्ग के लोग हैं, उन 50% लोगों के पास देश की कुल 6.4% संपत्ति का हिस्सा ही है। तो यह असमानता को बताता है और इस असमानता को ठीक है कम करने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल सरकार टैक्स लेती है और टैक्स लेकर के आय असमानता में कमी तो करने का प्रयास करती ही है। इसके साथ साथ सुविधाओं के उपभोग के स्तर पर जो असमानता है उसे भी दूर करने का प्रयास करती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे किया जाता है। तो सरकार जो टैक्स आपसे लेती है उस टैक्स से स्कूल बनवा दी, या हो सकता है कि कॉलेज बनवा दिया या फिर अस्पताल बनवा दिया। तो ये सुविधाएं जो एक उच्च आय वर्ग का व्यक्ति उपभोग कर सकता है, आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है, और एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति जिसकी क्रय क्षमता बहुत कम है वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकता। तो सरकार ने उसी टैक्स के पैसे से इन सभी सुविधाओं का विकास कर दिया और अब आपको ये कह दिया गया कि आप निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं, इन सुविधाओं का उपभोग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं।
तो सुविधाओं के उपभोग के स्तर पर जो असमानता विद्यमान है वो असमानता कम हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन सा है। यहाँ पर अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, और इसी में एक और शब्द है आर्म्स लेंथ प्राइसिंग या प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के प्रकार कौन कौन से होते हैं और CBDT के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चर्चा में क्यों रहा है, तो भारतीय करदाताओं के साथ, ठीक है, CBDT ने वित्त वर्ष 2023-24 में 125 अब तक का यह सबसे अधिक समझौता किया गया है, यानी कि 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये कहा गया है कि जो एडवांस प्राइसिंग इंडेक्स है, एग्रीमेंट है, सॉरी, समझौते के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये दो हो सकते हैं। एक तो एक पक्षी, दो पक्षी, या फिर एक और बहुपक्षी भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ये समझना ज़रूरी है। जब आप इसको समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसकी एक ये, ठीक है, कंपनी है इंडिया में, ये कंपनी यहाँ पर, और जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये कृत्रिम व्यक्ति है, इनको अब हटा देते हैं, ठीक है। इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये दोनों एक ही पेरेंट कंपनी है, ठीक। ये भारत में है, भारत की बात कर लीजिए, और ये मान लीजिए मॉरिशस या स्वीडन, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ये यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ऐसे कह लीजिए ये बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें लिथियम आयन की बैटरी लगेगी, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी आप कह सकते हैं बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, और हल्की भी है, सस्ती आप तो नहीं कह सकते, फिलहाल मान के चलते हैं। एक और कंपनी है और ये, ठीक है, किसी दूसरे देश में है। तो थोड़े समय के लिए ऐसा सोचिए कि ये क्या करती है, ये ईवी बना रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है इसमें बैटरी की ज़रूरत होगी। ये कंपनी है, ये भी ईवी बना रहा है, ठीक है, इसको भी बैटरी की ज़रूरत होगी। ये जो कंपनी है ये स्वीडन में है, ये क्या कर रही है, इनको भी बैटरी बेच रही है, ठीक है, इनको भी बैटरी बेच रही है। और बैटरी का जो मूल्य है यहाँ पर जो बेचा गया है, मान लेते हैं इनको 20 लाख रुपए की बैटरी बेची गई है। क्वांटिटी सेम है, मान लेते हैं क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सेम इस कंपनी ने इस कंपनी को, अपनी ही सब्सिडरी कंपनी को क्या किया, बैटरी बेचा, और ये जो बैटरी बेचा गया है इसका जो प्राइस डिसाइड किया गया है, जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी इनको बेची गई है उतनी ही क्वांटिटी और क्वालिटी इनको भी बेची गई है, लेकिन यहाँ से लिया गया है कितना, यहाँ पर लिया गया है 30 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 30 लाख या 20 लाख लेने से क्या फ़ायदा है। हो सकता है कि इन्होंने बार्गेनिंग ज़्यादा किया हो, और बार्गेनिंग किया हो तो इन्हें सस्ता मिल गया होगा। हो सकता है कि इन्होंने बार्गेनिंग नहीं किया हो, और बार्गेनिंग नहीं करने की वजह से इनको 30 लाख पे करना पड़ा। ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन जो आपको टैक्स देना होता है, टैक्स किस पर दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपको 10 लाख, ठीक है, आपको 10 लाख का ऐसे थोड़े समय के लिए सोच लीजिए कि मान लेते हैं 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको 30% यानी कि 30% आपको टैक्स देना है, 30% का टैक्स आपको देना है। भारत में ये व्यवस्था है, ठीक है, और ये कंपनी भारत में ही काम कर रही है। तो जो इसका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर इनको देना होगा कितना, 30% टैक्स देना होगा। तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा रेवेन्यू या राजस्व, ठीक है, राजस्व जो कंपनी को प्राप्ति हो रही है, इसमें से मान लीजिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस कर देंगे तो इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, जो आपका प्रॉफिट है उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया कि ये 30 लाख रुपए इन्होंने दिखाया कि 30 लाख की बैटरी हमने खरीदा है, और एक दूसरे की ये सब्सिडरी कंपनी है। अब इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, लागत ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
तो लागत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये जो कॉस्ट है यहाँ पर जो इन्होंने लागत दिखाई है, लागत के रूप में सेम जो क्वांटिटी है और क्वालिटी की बैटरी इन्होंने यहाँ से ली है, इसके लिए 30 लाख का भुगतान किया और यहाँ पर 20 लाख का भुगतान किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का पालन नहीं किया गया है। जब भी इस तरह के व्यापार होंगे तो भले ही ये इनकी सब्सिडरी कंपनी हो या पेरेंट कंपनी एक ही कंपनी हो, लेकिन जब यहाँ पर व्यापार होगा तो ऐसे व्यापार करेंगे, इस तरह से व्यवहार करेंगे कि यह एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यह भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जिस तरह से इनके साथ व्यापार किया गया है। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 5% टैक्स है, इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर इनको महज प्रॉफिट पर 5% टैक्स देना पड़ा और यहाँ पर ये टैक्स लाइबिलिटी जो इनकी थी उस टैक्स लाइबिलिटी से ये बच गए। ये जो समस्या है, इसी समस्या से बचने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा ट्रांसफ़र प्राइजिंग, उन्होंने क्या कर दिया है, प्राइस दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया है जिस पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। अब भारतीय करदाताओं के साथ सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौतों के प्रकार के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है। समझौता, इसके बारे में करदाता और कर प्राधिकरण। अब करदाता कौन है, जो भी एंटिटी है, मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो फर्म की बात कर लेते हैं, कोई फर्म है तो जो इनकम होगी, इनकम पर टैक्स देना है, तो इनको कहा जा रहा है कि ये करदाता हैं। और कर प्राधिकरण, कर प्राधिकरण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कौन है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ करके अब फिर यहाँ पर देखिए, करदाता और कर प्राधिकरण के मध्य ये समझौता होता है। यह मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित कर ट्रांसफर प्राइजिंग निर्धारित के क्षेत्र में, ठीक है, निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करता है। अब पहले आप ये बता दीजिए, जब इस तरह के समझौते हो गए, करदाता और जो कर प्राधिकरण है, इन दोनों के मध्य समझौता हो गया कि भैया बता दीजिए आप कितना, ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइजिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो कितना आप आयात करने वाले हैं, उसका मूल्य क्या होगा, ये सब कुछ जब पहले से निर्धारित हो जाएगा तो एक तो हो गया करदाता और कर प्राधिकरण, जो भारत में ही व्यक्ति स्थित है, कोई फर्म है जो उत्पादन कर रहा है तो उसके और कर प्राधिकरण के मध्य समझौता हो गया। दूसरा ये है कि ये करदाता अगर भारत में ही है तो यहाँ तो ठीक है, इनके मध्य हो गया। हो सकता है इस करदाता की कोई एक और एंटिटी, कोई एक और सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरे देश में हो, तो दूसरे देश में है तो वहाँ से भी, ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र प्राइजिंग हो सकती है। तो अगर हो सकता है तो जिस देश में वो स्थित है, ठीक है, उस देश की जो कर प्राधिकरण है, ठीक है, उससे समझौता कर लिया जाएगा और इनसे भी समझौता कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए ट्रांसफ़र प्राइजिंग आप लोगों ने समझ लिया। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि महत्व क्या है, यह आगामी 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को आर्म्स लेंथ प्राइजिंग के निर्धारण में सहायता करता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से अभी चर्चा किया, बताया। अब देखिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते जो हैं, समझौते के प्रकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो कितने प्रकार के हैं, तो यह 3 प्रकार के, एक पक्षी, द्विपक्षी और बहुपक्षी हो सकते हैं। जब हम एक पक्षी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत में ही, एक ही देश में वो स्थित है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं इंडिया में स्थित है, तो जो करदाता है, करदाता प्लस जो कर प्राधिकरण है, ठीक है, प्राधिकरण, इन दोनों के मध्य समझौता हो गया। चूंकि एक ही देश में है तो कर प्राधिकरण, इनके मध्य समझौता हो गया, ये यहीं पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम द्विपक्षी की बात कर रहे हैं तो द्विपक्षी का मतलब ये है कि जो करदाता है और कर प्राधिकरण, ठीक है, जहां पर वह रहता है, करदाता का अन्य देशों में यदि कोई उद्यम स्थित है तो उन स्थित उद्यमों के मध्य भी समझौता हो गया। और समझौता हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, उस देश के कर प्राधिकरण के मध्य भी समझौता हो गया, तो यह द्विपक्षीय हो गया। इसी तरह से जब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसको आप कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है,
तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में ये लागू होगा, यानी कि बहुपक्षीय है। जिन देशों में उस व्यक्ति की, अगर कोई भी एक व्यक्ति है, अगर उसकी पेरेंट कंपनियां या उसकी सब्सिडरी कंपनियां कई देशों में होंगी, तो जितने देशों में होंगी उन देशों के कर प्राधिकरण जो हैं उन सब के साथ समझौता हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, करदाता और अलग अलग देशों में स्थित जो उद्यम हैं और उन देशों के जो कर प्राधिकरण हैं उन सभी कर प्राधिकरणों के मध्य समझौता हो जाएगा। तो ये क्या है? बहुपक्षीय, यानी कि मल्टीलेटरल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को देख लेते हैं। और क्या कहा गया है? भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में वर्ष 2012 में वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया और उसके तहत क्या किया, धारा 92 CC और 92 CD, ठीक है, इसमें शामिल करके इस योजना को अधिसूचित किया गया। और अधिसूचित करने के साथ साथ इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो CBDT है, CBDT किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। समझौते की जो अवधि है 5 वर्ष अधिकतम निर्धारित किया गया है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, CBDT की बात करें, गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत ये कार्य करता है। कार्य क्या है? तो आप लोगों को यहीं से पता चल गया होगा कि यह डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स यानी कि उसको लेने या लगाने के संदर्भ में, तो यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन हेतु जिम्मेदार है। तो प्रत्यक्ष कर कौन वसूलेगा? CBDT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अगली न्यूज, विंडफॉल टैक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विंडफॉल टैक्स क्या है? तो ये चर्चा में क्यों है? घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो विंडफॉल टैक्स यहाँ पर देखिए, अधिरोपित कुछ ऐसे उद्यमों पर जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण सामान्य से काफ़ी अधिक लाभ कमाते हैं। अब ये आप लोगों को भाषा हो सकता है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समझ गए होंगे और बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। अनुकूल आर्थिक परिस्थितियाँ, मान लीजिए कोई भारत की जो ऑयल इंपोर्टर जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों की बात कर लीजिए। हम मध्य एशिया के देशों के ऐसा मान लेते हैं कि ईरान से हम क्या कर रहे हैं? ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर? इंडिया में हम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय से जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है वो अभी भी जारी है। लगातार स्थितियां बनी हुई हैं। अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी स्थितियां सामान्य हो गई हैं। मान लीजिए ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। उनकी घोषणाएं आप लोगों ने देखा ही होगा। कुछ उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी कि इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है उसमें ऑयल की प्राइस बढ़ गई, और जो हमारे देश की कोई कंपनी है, ऑयल इंपोर्टर कंपनी, यहाँ पर ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से इस कंपनी को लाभ होने लगा और लाभ इसका 2 गुना हो गया। मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, काल्पनिक रूप से एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि इनको लाभ हो रहा है तो इस लाभ पर सरकार को भी तो टैक्स देना होगा। तो विंडफॉल टैक्स कुछ ऐसे उद्यमों पर जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण सामान्य से अधिक लाभ कमाते हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, इन्होंने उत्पादन अधिक नहीं किया है, लेकिन उन सभी परिस्थितियों की भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इनको लाभ अधिक हो रहा है। तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने इसे शून्य कर दिया है, इसे कम कर दिया है। उसी के संदर्भ में, उसी वजह से ये चर्चा में रहा है। अब सरकार का तर्क क्या है, ठीक है, और सरकार क्यों लगाती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो विंडफॉल टैक्स केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं, सरकार का कहना है कि अपितु बाहरी कारकों के कारण ही प्राप्त हुए हैं, और इसलिए सरकार को भी इस बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ी हुई प्राइस के अकॉर्डिंग टैक्स मिलना चाहिए। तो सरकार ये तर्क देती है।
ठीक। उद्देश्य क्या है? तो अतिरिक्त लाभ को क्षेत्र विशेष में पुनर्वितरित करना और पुनर्वितरित करने के साथ साथ व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाना, और सरकार जो टैक्स ले रही है वह कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इन सभी बातों को समझने के बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो टैक्स क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है। टैक्स लगाने का काम किसका है? तो टैक्स लगाने का काम संसद का है। संसद के अलावा यदि कोई, ठीक है, कोई संस्था या निकाय टैक्स लगा सकती है तो वो है जीएसटी परिषद। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, 265 की बात करें तो 265 संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई या विधि के प्राधिकार से ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है, कर वसूला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब इन दोनों बातों को आप लोगों को समझना है। विधि के प्राधिकार से ही, तो विधि के प्राधिकार यानी कि टैक्स लेने के लिए आपको कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। इसका मतलब ये है कि संसद ही टैक्स लगा सकती है। ठीक है, टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जीएसटी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर समझें। तो जीएसटी क्या है? क्या ये टैक्स है या टैक्स नहीं है? यह टैक्स लगाने की व्यवस्था है। और यह किस विधि पर लगाया जाता है, किस तरीके से? तो वैट के सिद्धांत पर, आप ऐसे कह सकते हैं कि वैट के सिद्धांत पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की बात करेंगे और उसके कार्यों की बात करेंगे। तो जीएसटी परिषद के संदर्भ में जब हमारे देश में जीएसटी सुधार हुआ, अप्रत्यक्ष कर में सुधार हुआ, आप ऐसे कहते हैं कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब इसी पर बात कर लेते हैं। एक लंबे समय से लगातार इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया। अब 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, उससे संबंधित जो प्रावधान थे, यानी कि 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। अब 3 प्रकार की सूचियां, यानी कि केंद्र सूची या संघ सूची कह सकते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्रीय सूची में शामिल विषय हैं, उन विषयों पर कर लगाने का अधिकार सरकार के पास है, यानी कि केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची में शामिल विषयों में पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को था। अब हुआ क्या कि हमारे देश में लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि लगाया जाए, ठीक है, यानी कि जीएसटी लाया जाए, लेकिन जो राज्य सरकारें थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तैयार नहीं होने का कारण ये था कि उनको ये लग रहा था हमारे पास जो संसाधन है, यानी कि वित्त एकत्र करने के जो स्रोत हैं वो पहले से ही कम हैं, और हम अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। और चूंकि केंद्र पर निर्भर हैं, केंद्र को ही अधिकार मिल जाएगा। अगर राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र को कर लगाने का अधिकार मिल गया तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारे राज्यों, यानी कि राज्यों के संदर्भ में बात करें, राज्यों में वित्त की कमी हो जाएगी और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके 101वां संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन करके, चूँकि इसमें टैक्स कलेक्शन से संबंधित जो विषय हैं, ठीक है, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची, इसमें संशोधन करना आवश्यक था। संशोधन करने के बाद ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता था, अधिकार लिए या दिए जा सकते थे। संशोधन किया गया और संशोधन करके 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को पारित किया गया। जीएसटी को पारित करने के बाद अब राज्यों को यह भी डर था कि उनको जो टैक्स मिलता है उससे, यानी कि जीएसटी लागू होने से उन्हें टैक्स की प्राप्ति कम होगी। तो केंद्र सरकार ने, आप ऐसे कह सकते हैं कि संघ सरकार ने एक प्रावधान किया, ये कहा कि यदि आपको नुकसान होगा तो अगले 5 वर्षों तक यदि आपको टैक्स की प्राप्ति कम होती है तो ऐसी स्थिति में एक आधार वर्ष मान लिया गया, और आधार 16-17 आधार वर्ष के आधार पर 100% क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी राज्यों को। ये व्यवस्था कर दी गई। और चूंकि यह 5 वर्ष के लिए व्यवस्था थी, यानी कि 2022 में पूरा हो रहा था, फिर इसे 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि मार्च 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है।
और चूंकि मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2026 से पहले कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको लेकर के निर्णय करना आवश्यक है। अब निर्णय करना, कौन कौन से टैक्स को लेकर के निर्णय करना आवश्यक है, इसके लिए एक मंत्रियों की एक समूह, ठीक है, एक मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। अब ये जो चर्चा में दिया गया है, पृष्ठभूमि की बातें मैंने बता दिया है, अब इसके बारे में देख लीजिए। जीएसटी परिषद ने लग्जरी सीन और डिमेरिट गुड्स पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। ठीक है, किस लिए गठित किया है? तो जो मैंने आप लोगों से बताया कि मार्च 2026 में जो क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधान था उसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो इस पर निर्णय लेना आवश्यक है। अब आप लोगों के जहन में यह आ रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर लग्जरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, ऐसा आप कहते हैं, उसकी तो लाइफ के बारे में कहना ही क्या है। तो क्या मैं अगर कहूँ कि एक व्यक्ति एल्टो कार में चल रहा है और एक व्यक्ति है जो BMW में चल रहा है, ठीक है, BMW, तो क्या ये लग्जरी कार नहीं है? ठीक है, इसके अलावा आप SUV कहते हैं, SUV, ये भी तो लग्जरी कार है। तो यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, तो यह भी एक लग्जरी कार है। तो लग्जरी कारों पर या लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स कितना लगाया जाएगा, इसके संदर्भ में निर्णय लेने के लिए, ठीक है, कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। अब ये उस पर अपनी सिफारिश देंगे, तो जब सिफारिश देंगे तो उसके संदर्भ में चर्चा किया जाएगा। अब बात आती है सीन गुड्स। सीन गुड्स क्या होते हैं? तो सीन गुड्स का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, व्यक्ति उसका उपभोग भी करता है लेकिन वो समाज के लिए हानिकारक भी हैं। जैसे शराब की बात कर लीजिए, शराब, ठीक, तो शराब जो है यह हानिकारक है। इसके अलावा आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जुआ, आप जुआ खेलते हैं जिसे गैम्बलिंग कहा जाता है। गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों में अंतर होता है। तो गैम्बलिंग की बात हो रही है यानी कि जुआ, तो ये अनैतिक है सोसाइटी के, समाज के दृष्टि से, तो उसके संदर्भ में बात की जा रही है। और ये कहा गया है कि डिमेरिट गुड्स, डिमेरिट नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि डिमेरिट गुड्स किसको कहा जा रहा है। ये वे गुड्स हैं या उत्पाद हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान तो पहुंचाते हैं, फिर भी हमारे देश में या पूरे विश्व की बात कर लें, यद्यपि कि ये पता है कि तंबाकू खाने से, ठीक है, तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं। तो ये वही हैं, यानी कि डिमेरिट गुड्स। इनको हतोत्साहित करना आवश्यक होता है, और हतोत्साहित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्पादन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि इससे भी रोजगार मिलता है, और इकॉनमी कहती है कि एथिक्स गया भाड़ में, ठीक है, वह सब कार्य ठीक है जिससे रोजगार का सृजन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर के जो कहा गया है कि मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया था। उद्देश्य ये था कि राज्यों को होने वाले राजस्व हानि का या राजस्व के नुकसान की भरपाई करना, ताकि इसके लिए यानी कि जीएसटी नामक सुधार के लिए राज्य तैयार हो जाएं। ठीक है, लग्जरी सीन गुड्स और जो डिमेरिट गुड्स हैं उन पर 28% जीएसटी के अलावा अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। अब बात यह है कि जो वस्तु और सेवा कर है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की एक व्यवस्था है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक कर नहीं, एक व्यवस्था है। बाकी जो वैट सिद्धांत है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यहाँ पर देखिए VAT, इसका मतलब ये है कि टैक्स लगाओ उस मूल्य पर जितनी वैल्यू ऐड की गई है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कार निर्माता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। तो ब्रेड बनाने वाली कंपनी को ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए,
तो गेहूं चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर गेहूं। गेहूं कौन? किसान। तो गेहूं आपने किसान से खरीदा, थोड़े समय के लिए इसको मान लिया जाए कि 200 रुपये का आपने गेहूं खरीदा, और 200 रुपये जब आपने इसको बेचा तो सरकार ने ये कहा कि इस पर आपको 10% टैक्स देना है। ठीक है, 10% टैक्स अब ये ले गया। ठीक है, ले जाने के बाद ये क्या किया, इसमें वैल्यू ऐड किया। तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये टोटल कितना हो गया, इसको हम माइनस कर देते हैं, और 200 रुपये में हमने ये कहा कि 50 रुपये, तो ये 50 रुपये टैक्स किस पर लगना चाहिए? इस 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये पर ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 200 रुपये, ठीक है, आपने देख लिया क्या, गेहूं खरीदा है, 50 रुपये की वैल्यू ऐड किया है, तो 50 रुपये पर ही टैक्स लगना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि यह वैट है, VAT। संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक लाइन में या 2 लाइन में नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, चलिए, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो जीएसटी एक प्रकार का मूल्यवर्धित कर है। ठीक है, मूल्यवर्धित यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है। लागू 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से लागू तो किया गया, लेकिन ये कहा गया था कि लागू होने के बाद, ठीक है, जीएसटी लागू होने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, जीएसटी परिषद का गठन करेंगे, और इसके लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 200, ठीक है, 279A, ठीक है, जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है। और चूंकि जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है, संविधान में इसका उल्लेख है, इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और संवैधानिक संस्था है तो जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल होता है? जीएसटी परिषद की जब संरचना की बात करें तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके अलावा जो संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ शासित प्रदेश, तो जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक और जो राज्य हैं, राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं अध्यक्ष के सदस्य के रूप में। और जो यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, निर्णय संस्था के द्वारा, यानी कि जीएसटी परिषद के द्वारा 3/4 बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भारांश दिया गया है, केंद्र सरकार को 1/3 का भारांश दिया गया है, और जो राज्य हैं, राज्यों को 2/3 का भारांश दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने के संदर्भ में जो संस्था है, यानी कि जीएसटी परिषद, वह 3/4 के बहुमत से निर्णय लेगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब जीएसटी परिषद का कार्य है, आप लोगों को पता है कि यह जो नॉर्थ ईस्ट हैं उनके लिए क्या छूट देना है, किन वस्तुओं पर टैक्स लगाना है, किसको टैक्स से छूट देनी है, पेट्रोलियम उत्पादों पर कब टैक्स लगाया जाएगा, उस तारीख का निर्धारण करना है, इत्यादि इत्यादि जीएसटी परिषद का कार्य है। जीएसटी परिषद के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जीएसटी परिषद से संबंधित जो भी बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें। यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रभाव ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। ये सब कुछ हम इसमें समझने वाले हैं, चर्चा में क्यों रहा है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से निपटने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट साझा किया है। डॉक्यूमेंट जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादन कर रहा है तो कच्चा माल तो उसको चाहिए, कच्चा माल, तो कच्चा माल कहीं ना कहीं से खरीदेगा, और तब जाकर के कच्चे माल में वो वैल्यू एडिशन करेगा, या कच्चे माल से वह तैयार उत्पाद तैयार करेगा। तो यहाँ पर तैयार माल कह लीजिए, तैयार माल, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कच्चे माल की खरीद लागत, ठीक है, खरीद लागत पर लगने वाली जीएसटी, जो कच्चा माल है, मान लेते हैं ये 100 रुपये का है, इस पर जो जीएसटी है हमने लगा दिया 28%, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 28% इस पर जीएसटी लगा दिया गया। और जो इससे तैयार माल है, उस कच्चे माल का प्रयोग करके जो उत्पाद तैयार किया गया है, उस पर हमने कहा
कि यह 18% इस पर जीएसटी लग गया। यानी कि कच्चे माल पर 28% जीएसटी लग रहा है और तैयार माल पर 18% का जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वह स्थिति जब कच्चे माल की खरीद पर लगने वाली जीएसटी तैयार माल की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी से अधिक हो, इसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर है? अच्छा, प्रभाव क्या होगा जब ऐसा होगा? आपने क्या किया कि कच्चा माल ही महंगा दे दिया, यानी कि आपकी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन की लागत बढ़ने की वजह से किसकी उत्पादन की लागत? घरेलू उद्योगों की। तो घरेलू उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। कारण ये है कि कच्चा माल हमें महंगा आयात करना पड़ेगा और चूंकि आप महंगा आयात करेंगे तो इसकी वजह से जो आपके उत्पादन की लागत है वो बढ़ गई है। महंगे तैयार उत्पाद की अपेक्षा कच्चे माल के लिए अधिक भुगतान किया गया है, इस वजह से आपकी जो उत्पादन लागत है वो अधिक हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि आपकी उत्पादन लागत अधिक हो गई है। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन आपने बनाया, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मोबाइल फ़ोन है, और यूएसए ने भी एक मोबाइल फ़ोन बनाया और इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं, दोनों व्यापार कर रहे हैं। इसकी उत्पादन लागत, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट मान लेते हैं इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है। स्वाभाविक सी बात है कि ये वस्तु प्रतिस्पर्धी नहीं होगी। क्या इस वस्तु का सामना ये कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी होगी और न केवल प्रतिस्पर्धा में कमी होगी, हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहेगी। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति क्या है इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए कुछ इस तरह से हम चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है जो गेहूं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो ब्रेड बनाता है, ब्रेड निर्माता कंपनी है। मान लेते हैं 100 रुपये का गेहूं है, ठीक है, और इस पर लगा है 10 रुपया। मान के चलते हैं कि 10 रुपये का ही टैक्स लगा है, ठीक है, 10% का टैक्स लगा है, 10%, ठीक है। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति ले गया तो इसके लिए बताइए ये टोटल कितना इसने भुगतान किया है? 110 रुपये इसने भुगतान किया है। और 110 रुपये, तो अगर ये 110 रुपये यहाँ पर काउंट करेगा, थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं, और इसमें 40 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, तो अब ये कितना हुआ? 150 रुपये। और अब 150 रुपये जब ये बेचेगा, अगर तीसरा व्यक्ति कोई खरीद रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, सरकार ने ये कहा कि भैया आपने, ठीक है, ये जो उत्पादन किया है इस पर आपको टैक्स देना है, ठीक। तो टोटल अब यहाँ पर 15 रुपये का टैक्स होगा। अब इस व्यक्ति ने कहा कि भैया आप ये 10 रुपये जो जोड़ रहे हो ना, 10 रुपये का टैक्स मैंने पहले ही दे दिया है। तो सरकार ये कहेगी कि आपने जो 10 रुपये का टैक्स दिया है, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 100 रुपये कर दिया और यहाँ पर 40 रुपये। आपने जो टैक्स दिया है ना, जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को आप पूरा करो, और जो 10 रुपये आपने पहले टैक्स दिया है, ठीक है, इस टैक्स को हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सब कुछ जोड़ने और घटाने के बाद हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, उसी को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, चूंकि इसकी यहाँ पर देखा गया कि कच्चे माल पर जीएसटी अधिक है और जीएसटी अधिक है, तो इसका पैसा हमेशा आयकर विभाग के पास फंसा रहेगा। और चूंकि पैसा फंसा रहेगा, यहाँ पर हम 100 रुपये मान करके चले हैं, इसलिए आपको लगेगा कि 10 रुपये फंसा है, तो 10 रुपये से क्या प्रभाव पड़ता है। अब सोचिए कि करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, तो करोड़ों रुपए जब आंकड़ा आप बढ़ा लेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आयकर विभाग के पास फंसा हुआ है, और आयकर विभाग हो सकता है कि 6 महीने वो गुणा गणित करने में सब कुछ लगा दिए, तो 6 महीने में इसका 10 लाख रुपए भी अगर फंसा है एक व्यापारी का,
तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी पूंजी इसकी फंसी हुई है। अगर ये पूंजी होती तो इससे वह और ज़्यादा अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकता था। तो हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहेगी, और बनी रहेगी यानी कि कार्यशील पूंजी ये कौन सी है? कार्यशील पूंजी। इस पूंजी का प्रयोग करके और उत्पादन कर सकता था, तो कार्यशील पूंजी की कमी इसके पास हमेशा बनी रहेगी। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो मैंने आपसे कहा कि ये क्या किया गया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से निपटने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट साझा किया है कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी खबरें रही हैं पूरे 1 वर्ष की, उनको हम प्रतिदिन आप लोगों के सामने करते रहेंगे, बताते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। करते रहने का मतलब ये है कि हम चर्चा करते रहेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मैंने आप लोगों को सवाल दिया था उस सवाल को भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।